गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आज इसमें ये लेक्चर नंबर 18 रहने वाला है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न कल्चर, सोसाइटी एंड इकोनॉमी के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडर्न एम्पायर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये काफ़ी लेंदी है, तो इसको हमने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ था। फर्स्ट में हमने इसके 2 इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में पढ़ा था, कौन कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा। उसके बाद सेकंड में हमने पढ़ा था अशोका के बारे में, ऑल अबाउट अशोका। थर्ड में हमने पढ़ा था मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि किस तरह से इनका राज्य चलता था। और फोर्थ आज हम देखेंगे जो भी चीज़ें बच गई हैं, लाइक इकोनॉमी, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी वगैरह। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जो लोग यहाँ पे नए हैं, क्विकली मैं एक बार बता देती हूँ कि जितना भी जीएस का सिलेबस है उसको हमने इस तरह से 10 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। और फिलहाल हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम 50% एंशिएंट हिस्ट्री अब कवर कर चुके हैं और बस थोड़ा ही बचा है। इसके बाद हम एंशिएंट फिनिश करके किसी और सब्जेक्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है जो हमने 40 लेक्चर्स में इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। फिलहाल हम चैप्टर नंबर 17 पे हैं, मॉडर्न कल्चर, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। और अगर कोई शुरू से देखना चाहता है तो उसको प्लेलिस्ट जीके टुडे के चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर से सारे लेक्चर्स लाइन से मिल जाएंगे। तो अगर आप शुरू से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से रिलेट होंगी और आपको चीज़ें थोड़ा सा समझ में आएंगी, टाइमलाइन समझ में आएगा। अदरवाइज चीज़ें आपको हॉच पॉच से दिखाई देंगी। जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, आई एम श्योर कि उनको एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन और क्या चीज़ें कब हुई थी, ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए एक बार क्विकली थ्योरी देख लेते हैं सबसे पहले कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम मौर्यास की इकोनॉमी की बात करें तो जो स्टेट है वो हर तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता था। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि इनकी एक सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी हुआ करती थी। जो किंग है वो ही न्यूक्लियस हुआ करता था, किंग के हिसाब से ही सब कुछ होना था। जितने भी मैटर्स हैं, किसी को पनिशमेंट देनी है, कुछ चेंज करना है लॉ में, वो सारा कुछ किंग ही कर सकते थे। ऑल्दो इनको असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एक टीम थी, लेकिन वो सिर्फ इनको एडवाइस कर सकते थे, बाकी फाइनल डिसीजन किंग का ही होने वाला था। ठीक है, और टैक्स कलेक्ट होता था इनकी इकोनॉमी में, जिसमें ये पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करते थे फ्रॉम 1/4 टू 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब पीजेंट्स जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 1/4 से 1/6 जो है वो सेंटर को जाता था। इसके अलावा स्टेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता था और उसके लिए अलग से टैक्स लेता था। ठीक है, अच्छा एक बात और, इनके टाइम पे पंच मार्क्ड कॉइन्स जो कि सिल्वर से बने होते थे, ये कॉमन यूनिट्स होते थे ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब अगर थोड़ी सी सोसाइटी की बात करें तो पहले ही मैंने आपको बताया था कि मौर्यास को माना जाता है कि ये शूद्रास की कम्युनिटी थी और इनके टाइम पे ऐसा पाया गया कि जो वैश्यास और शूद्रास के बीच में गैप था वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, और मेगास्थनीज ने अपनी बुक में बताया कि जो इंडियन सोसाइटी थी वो टोटल 7 क्लासेज में डिवाइडेड थी। कौन कौन सी क्लासेस थी ये? फर्स्ट थे इसमें फिलोसफर्स, सेकेंड थे फार्मर्स, थर्ड थी सोल्जर्स, फोर्थ थे हर्ट्समैन, फिर फिफ्थ थे आर्टिजन्स, सिक्स थे मैजिस्ट्रेट और सेवन थे काउंसलर्स। ठीक है, तो मेगास्थनीज के हिसाब से उनकी सोसाइटी में इस तरह के 7 डिफरेंट कैटेगरीज थी। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वुमेन को हाई स्टेटस दिया गया था इनके टाइम पे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी वुमेन को मॉडर्न सोसाइटी में। और कौटिल्य के मुताबिक वुमेन जो है वो परमिटेड थी कि अगर वो डिवोर्स करना चाहती हैं या रीमैरी करना चाहती हैं तो उन्हें इसकी पूरी इजाज़त थी। मतलब आप कह सकते हैं कि इनके टाइम पे कोई सती प्रथा वाला केस नहीं था। ठीक है, और वुमेन को एम्प्लॉय किया गया था एज अ पर्सनल बॉडीगार्ड्स ऑफ द किंग, स्पाइज एंड इन अदर डाइवर्स जॉब। मतलब वुमेन एक तरह से आप कह सकते हैं कि घर से बाहर निकल के जॉब करने में सक्षम थी इनके एरा में। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इनकी सोसाइटी की बात हो गई। और अच्छा, आपको कॉमेंट्स में बताना है कि कौन सा रॉक एडिक्ट है अशोका का जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑल मेन आर माई चिल्ड्रन। ये थोड़ा सा पीछे रिवाइज करना भी ज़रूरी है, अदरवाइज ऐसा ना हो कि आप सब भूल जाएं। तो 21 रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है, आपको उसका नंबर कमेंट्स में मेंशन करना है। अच्छा, ये जो टैक्स था इसका एक पर्टिकुलर नाम भी था, इसका नाम था भाग। फाइन, तो ये थोड़ी सी थियरी हो गई और अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वहीं पर हम लोग और भी जो थियरी रहेगी वो वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न एरा में इसमें से कौन सा मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था? तो ये वही भाग है जो कि एक तरह का टैक्स है, जो कि फार्मर्स जो भी प्रोड्यूस करते थे उसमें से 1/4 टू 1/6 लिया जाता था। ठीक है, तो भाग जो है ये मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू उनके टाइम पे हुआ करता था। हु वर द स्थानिकास, ये हमने शायद कल भी डिस्कस किया था। तो
डिस्ट्रिक्ट्स जो मौर्यन एम्पायर में हुआ करते थे वो डिफरेंट तरह के ग्रुपिंग्स में फर्दर डिवाइडेड होते थे, 5 या फिर 10 विलेजेस में, ठीक है। और इनको जो हेड करते थे उन्हीं को हम स्थानिकाज बोलते थे। तो ये जो स्थानिकाज थे इनका काम क्या था, टैक्सेस को कलेक्ट करना, साथ ही ये असिस्ट करते थे गोपास को जो कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स को मेंटेन करते थे। फाइन। तो स्थानिकाज कौन हो गए, ये टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पे मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ करता था, तो मौर्यास की जो स्टैंडिंग आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी और स्टेट टैक्सेस जो हुआ करते थे वो इनसफिशिएंट थे टू मेंटेन इनकी इतनी बड़ी आर्मी। इसी वजह से इन्होंने स्टार्ट किया था डिफरेंट तरह का टैक्स लेना ताकि ये अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सस्टेन कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो था इनका वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हुआ करता था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। हाउ मच टैक्स वॉज पेड बाय द पीजेंट्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी पीजेंट्स प्रोड्यूस करते थे उसका 1/6 जो है ये टैक्स के तौर पे देना पड़ता था और इसको हम भाग कहते हैं, ठीक है। 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। और इसका फ़ायदा क्या था, इनके टाइम पे एग्रीकल्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था लोगों का, इस वजह से इनका जो टैक्स यहाँ से निकलता था वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू टैक्स पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाली है इसका मतलब था लैंड टैक्स और इसको हमने अभी पढ़ा कि ये मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू हुआ करता था और ये कितना होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। और पीजेंट्स को और भी डिफरेंट तरह के टैक्सेस पे करने होते थे, लाइक फर्स्ट है पिंडाकारा विच वॉज असेस्ड ऑन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस। फिर सेकेंड था हिरण्या, हिरण्या पे किया जाता था सिर्फ और सिर्फ कैश में। फिर कारा एक तरह का टैक्स था, ये लगता था फ्रूट्स या फिर फ्लावर के गार्डन्स के ऊपर एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट नेचर जो इनका है वो अभी भी बहुत ज़्यादा क्लियर हमें नहीं है। तो किस तरह के टैक्स को सिर्फ आप कैश में पे कर सकते थे, तो आंसर हो जाएगा ये हिरण्या, हिरण्या था वो। अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द क्लास ऑफिशियल्स हु कलेक्टेड द लैंड टैक्स वर नोन एज। मेगास्थनीज के हिसाब से ऐसे लोग जो लैंड टैक्स को कलेक्ट करते थे उनका एक पर्टिकुलर नाम क्या था, तो इनका नाम था एग्रानोमोई, ठीक है। और इन केस अगर लैंड डिस्प्यूट है दोनों ही साइड के बीच में तो वो जो प्रॉपर्टी है वो टोटली किंग के पास चली जाती थी। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू उदका भाग, ये क्या चीज़ है, तो मौर्यन एरा में जो इरिगेशन है उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज किया गया और पीजेंट्स को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था ऑन द इरीगेटेड लैंड विच वॉज नोन एज उदक भाग, ठीक है। और इसको आप कह सकते हैं वाटर रेट एक तरह से, और जनरली ये 1/5 से लेके 1/3 ऑफ प्रोड्यूस के ऊपर लगता था। तो उदक भाग क्या है, ये टैक्स है इरिगेटेड लैंड के ऊपर। नेक्स्ट है प्राणिया रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राणिया क्या चीज़ है, तो चाणक्य के हिसाब से कुछ इमरजेंसी टैक्सेस हुआ करते थे इनके टाइम पे जिनको आप प्राणिया कहते थे और ये स्टेट इम्पोज करती थी अगर ट्रेजरी पूरी तरीके से खाली हो गई, मतलब उनका जो सरकारी खजाना है अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर इमरजेंसी टैक्स के तौर पे प्राणिया को लगाया जाता था। और इसमें टैक्स लगता था फार्मर्स के ऊपर सबसे पहले और ट्रेडर्स के ऊपर, साथ ही कुछ टैक्सेस लगते थे ऑन द इनकम ऑफ एक्टर्स, सिंगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, ठीक है। तो प्राणिया रेफर्स टू इमरजेंसी टैक्स। ड्यूटीज ऑन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स वॉज रेफर टू एज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द मॉर्यन पीरियड। तो ड्यूटीज जो लगती थी इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर उसको आप क्या कहते थे इन मॉर्यन पीरियड। तो मॉर्यन एज में अर्बन टैक्सेस लाइक शुल्क जो कि ड्यूटीज थे ऑन इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड गुड्स ये रोल में आ जाता है और इसके अलावा कुछ एक्साइज ड्यूटीज भी इम्पोज होती थी लोकल मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप कहते थे शुल्क। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मॉर्यन सोसाइटी। मॉर्यन सोसाइटी के बारे में इसमें से कौन सी बातें सही हैं आपको ये बताना है। देयर वॉज नो इम्प्रूवमेंट इन द सोशल स्टेटस ऑफ वैश्यास और ट्रेडिंग कम्युनिटीज एंड शूद्रास। मैंने आपको बताया था कि जो वैश्यास और शूद्रास के बीच का गैप था वो कम हो जाता है, एक तरह से दोनों लोग इक्वल स्टेटस पे आने लगते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था, जाहिर सी बात है इंप्रूवमेंट हुआ था। तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड है दिस पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अनटचेबल्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, इनके टाइम पे अनटचेबल्स की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगती है। थर्ड है देयर इज मेंशन ऑफ वर्ना और सती इन द अशोकन एडिक्ट्स, नहीं, क्योंकि हमें किसी भी तरह की सती प्रथा या ये सब बारे में अशोकन एडिक्ट से नहीं पता चलता।
और जहाँ तक वुमेन की बात है तो इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम थी, ये सती प्रथा वगैरह को प्रैक्टिस नहीं करती थी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 हो जाएगा। द मॉडर्न किंग्स स्पेशली अशोका हाईली पैट्रोनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स। अशोका ने किस तरह के आर्ट फॉर्म को सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया है, आपको ये बताना है। फर्स्ट है स्टोन स्कल्पचर, सेकेंड रिंग स्टोन, थर्ड है डिस्क स्टोन, फोर्थ है टेराकोटा फिगरीन्स, फिफ्थ है स्टूपा आर्किटेक्चर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो मॉडर्न किंग्स में अशोका ने स्पेशली इन सभी आर्ट फॉर्म्स को पैट्रोनाइज किया है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग नॉट ओनली रीडिस्ट्रीब्यूटेड द बुद्धाज relics to every important town but also ordered the construction of stupas over them। तो मॉडर्न किंग अशोका ने न सिर्फ रिडिस्ट्रीब्यूट किया है बुद्धा के relics को सभी इंपॉर्टेंट टाउन को, बल्कि इन्होंने ऑर्डर किया था कि स्टूपा को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इन सभी के ऊपर। ठीक है, तो कौन है ये हैं अशोका। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। तो जो स्टोन कल्चर है वो ड्रामेटिकली इमर्ज होता है एज अ प्रिंसिपल मीडियम ऑफ इंडियन आर्ट्स मॉडर्न एरा के दौरान, और बहुत सारी आर्ट फॉर्म लाइक स्टोन स्कल्पचर, रिंग स्टोन, डिस्क स्टोन, टेराकोटा फिगरीन्स, स्टूपा आर्किटेक्चर, ये सब पैट्रोनाइज करते हैं डिफरेंट मॉडर्न किंग्स स्पेशली अशोका। और मौर्य पीरियड में ही हमें रॉक कट आर्किटेक्चर की बिगनिंग दिखाई देती है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ द मौर्यन पीरियड। तो इस टाइम पे हमें रॉक कट आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, और अशोका ने रिप्लेस कर दिया था वुड एंड ब्रिक को टोटली स्टोन से। ठीक है, और ये जो रॉक कट आर्किटेक्चर हैं लोमाशा ऋषि केव के इन द बाराबरा हिल्स नियर गया और धौली केव्स नियर भुवनेश्वर, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा धौली केव्स। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स कंसिस्ट ऑफ द रॉक स्कल्पचर ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो अशोका ने डिफरेंट तरह के रॉक कट बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया अपने टाइम पे, और ज़्यादातर इसमें से बिलोंग करते थे बुद्धिज़्म रिलीजन को। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल से अगर बात करें मजेस्टिक धौली केव्स की, जो कि सिचुएटेड है नियर भुवनेश्वर उड़ीसा, ये कंटेन करता है अपने अंदर रॉक स्कल्पचर ऑफ द फ्रंट पार्ट ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन मेक्स अ प्रिसाइज रेफरेंस टू टैक्सेशन। किस अशोकन इंस्क्रिप्शन से हमें प्रिसाइज रेफरेंस का पता चलता है रिलेटेड टू टैक्सेशन। तो ये है रुमेनडेई इंस्क्रिप्शन, ये एक फॉर्म है रॉक एडिक्ट की, पिलर एडिक्ट की और केव इंस्क्रिप्शन की। ये फाउंड होती है डिफरेंट प्लेसेस से इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, और ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इकलौता अशोकन इंस्क्रिप्शन है जिससे हमें टैक्सेशन के प्रिसाइज रेफरेंस के बारे में पता चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नेम ऑफ द विलेजेस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स ड्यूरिंग मॉडर्न एरा। इसमें से उन विलेजेस को क्या नाम दिया जाता था जिनको कि किसी भी तरह का टैक्स नहीं पे करना होता था मॉडर्न एरा के टाइम पे। तो मॉडर्न पीरियड में जो किंग्स हैं ये डायरेक्टली डील करते थे विद द क्वेश्चन ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ लैंड फ्रॉम द लैंड ट्रिब्यूट, मतलब कौन से लोग हैं जो लैंड पे टैक्स नहीं पे करेंगे। और स्टेट ऑफिशियल सच एज रेवेन्यू कलेक्टर्स डायरेक्ट असेसमेंट करते थे लैंड का, जो कि अंडर कल्टिवेशन हुआ करती थी। और जो विलेजेस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड थे फ्रॉम टैक्सेशन, उनको हम एक पर्टिकुलर नाम देते थे, ये है परिहरका। ठीक है, तो ऐसे विलेजेस जिनको टैक्स नहीं देना पड़ता था उनको हम कहते हैं परिहरका। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द नेम ऑफ विलेजेस दैट सप्लाइड द सोल्जर। इसमें से ऐसे विलेजेस को क्या कहते थे जो सोल्जर्स को सप्लाई करते थे। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड को डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, और ऐसे विलेजेस जो रिस्पॉन्सिबल थे सोल्जर्स को सप्लाई करने के लिए उनको हम कहते थे अयोध्या। ठीक है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द न्यू मटीरियल कल्चर ऑफ द जैंजेटिक बेसिन वॉज बेस्ड। तो मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि जो मटीरियल कल्चर है वो रैपिडली डेवलप होता है इन द जैंजेटिक प्लेन, और जो न्यू मटीरियल कल्चर है जो कि जैंजेटिक वैली में डेवलप हुआ था वो किस वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ आयरन। ठीक है, और आयरन के काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूज़ ऑफ आयरन। लास्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न आर्ट इज बिलीव टू हैव इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जो मॉडर्न एरा की आर्ट है ऐसा माना जाता है कि वो इंस्पायर्ड थी फ्रॉम द पर्शियन इन्फ्लुएंस, और हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलती हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्म एंड स्टाइल इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड द पर्शियन किंग डारियस। ठीक है, तो इनके टाइम पे जो भी आर्ट थे इनके वो काफ़ी हद तक पर्शियन आर्ट से मैच करते हैं।
तो इसी के साथ हमने अपना 4th लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया और विद दिस हम मौर्यन एम्पायर को ख़त्म कर चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे एक नई डायनेस्टी के बारे में जिसका नाम है सुंगा। हम देखेंगे किस तरह से पुष्यमित्रा, सुंगा वगैरह सामने आते हैं मौर्यन एम्पायर के बाद। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत बेनिफिट कर रहे होंगे और कल अब हम मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Minu Zatsana signing off.